राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक इसी माधव सृष्टि भवन में चल रही है, जो कि हरियाणा के समालखा में पट्टी कल्याण में मौजूद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो आरएसएस के अनुसांगिक संगठन हैं, तकरीबन 32 ऐसे अनुसांगिक संगठन हैं जिनको इस प्रतिनिधि सभा में आमंत्रित किया गया है। बैठक में बाकायदे इन सभी जो आरएसएस के अनुसांगिक संगठन हैं, इनसे बाकायदे उनके विचार अपने अपने अनुसांगिक संगठनों को लेकर के पूछे जाएंगे। साथ में तकरीबन अगर बात किया जाए तो 3 दिन तक ये पूरी प्रतिनिधि सभा की बैठक चलेगी, 13, 14 और 15 मार्च को। इसमें 4000 के करीब लोग अपेक्षित हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरह पॉलिटिकल जो विंग है आरएसएस का, जो अनुसांगिक संगठन कहते हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस बैठक में हैं। साथ में जो संगठन महामंत्री हैं बीजेपी के बीएल संतोष, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह तमाम जो आरएसएस के प्रतिनिधि या अनुसांगिक संगठन है, उन सभी का कोई ना कोई प्रतिनिधि यहाँ पर इस पूरे बैठक में मौजूद है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है ये बैठक क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। 100 वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे कर लिए हैं, जहाँ उसने एक बड़ा मील का पत्थर तय किया है कि उसका पॉलिटिकल जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी, आज तकरीबन 10 साल से ऊपर समय से देश की सत्ता पर काबिज है। तमाम जो संगठन है समाज में अलग अलग जगहों पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। इसी के साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में संघ ने अपनी चुनौती के रूप में या कहें समाज में अपने योगदान के तौर पे रखा है, उसे करना है। इसी को लेकर यहाँ विचार विमर्श किया जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है, इसी बारे में हम ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ स्वदेश अखबार है, उसके कंसल्टिंग एडिटर दीपक उपाध्याय हैं, जो पहले से ही संघ को करीब से जानते और समझते रहे हैं। उनसे हम ये बात करेंगे कि इस बैठक में आखिर हो क्या रहा है। तो पहला सवाल यही आम लोगों से पूछते हैं कि इस बैठक में हो क्या रहा है। देखिए, जो सबसे बड़ा काम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो है लोगों से संपर्क करना, लोगों से मिलने के बाद ही बाकी बातें होती है। जो शाखा का जो सबसे बड़ा काम है वो लोगों से संपर्क बनाना। पिछले 1 साल में संघ ने क्या काम किए, कैसे उनका रिज़ल्ट रहा और उनको किधर जाना चाहिए, क्या उनका जो उद्देश्य है उसमें वो कहाँ तक पहुँचे और अगला उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो सब चर्चा यहाँ पर होगी। जो अनुवांशिक संगठन, जो 32 संगठन हैं, उनको पिछले साल क्या टारगेट दिए थे और उन्होंने उन टारगेट्स को कितना अचीव किया है, वही सब यहाँ पर चर्चा हो रही है। ये जो प्रस्ताव और जो पूरा लेखा जोखा है 1 साल में क्या हुआ, वो इस पुस्तक में दिया गया है और इसी के आधार पर ही अंदर चर्चा होगी। और संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ये शताब्दी वर्ष है और इस शताब्दी वर्ष में जो कार्यक्रम रखे गए थे वो कहाँ तक पहुँचे हैं और उनका जो सबसे बड़ा इस शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम जो था, जो हिंदू सम्मेलन थे पूरे देश भर में, उनकी क्या स्थिति है, कितने हो चुके हैं, कितने बचे हैं, कैसे उनमें नंबर्स रहे, उनके बारे में भी चर्चा होगी। और होता क्या है कि जितने भी अनुवांशिक संगठन हैं, वो उन्होंने जो काम किए 1 साल में, उनका लेखा जोखा यहाँ पर रखते हैं। उसी लेखा जोखा के आधार पे कुछ कमियाँ रह गई है तो उस पर चर्चा होती है और फिर अगले साल 1 साल में क्या करना है उसके टारगेट बनते हैं। एक तरीके से कहा जाए कि एक पूरे कॉरपोरेट वर्ल्ड की बात करें तो एक गवर्निंग मीटिंग है, सालाना गवर्निंग मीटिंग, जिसमें सभी तरह के लेखा जोखा इसमें पेश किए जाएंगे, आम भाषा में अगर कहें तो। जी हाँ, बिल्कुल, ये एनुअल जनरल मीटिंग है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसमें पूरे साल का लेखा जोखा सभी लोग प्रस्तुत करते हैं और नेक्स्ट ईयर का टारगेट तय करते हैं। तो अब अगर बात किया जाए अभी तक 100 वर्ष में, आप क्या समझते हैं कि संघ की क्या भूमिका रही, जो आज इतना देश विदेश में हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है, जो मानक या कह सकते जो उसने उद्देश्य मकसद रखे, क्या वो कितने पूरे कर पाई? देखिए, जब 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ था, तब सिर्फ कि ये हिंदुओं को एकत्र करने के लिए एक संगठन बनाया गया था। लेकिन आज ये संगठन
पूरे देश भर का नहीं, पूरे विश्व का संगठन बन चुका है। ये संगठन आज लगभग 90,000 शाखाएं इस संगठन की चल रही है, जो सुबह शाम लगती हैं। मॉर्निंग शाखाएं भी हैं, इवनिंग शाखाएं भी हैं, जिसमें बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं। और इनका जो विचार है वो पूरे देश दुनिया में अब चलता है। और इसी वजह से जो पंच परिवर्तन का नया नारा राष्ट्रीय सेवक संघ ने दिया है, जिसको वो हर शाखा में प्रमोट कर रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको आगे लेके जाए। अब इस पंच परिवर्तन में क्या है? इस पंच परिवर्तन में सबसे पहले स्व का भाव है, मतलब जिसमें स्वदेशी है, अपने से रिलेटेड जो भी अच्छे काम है वो है। फिर उसके बाद है कुटुंब प्रबोधन, मतलब अपना जो परिवार है। भारत में बहुत जॉइंट फैमिलीज़ के तौर पर ही हम हमेशा से रहे हैं। उस जॉइंट फैमिली कल्चर को वापस से लोगों के बीच में लेके आना है, तो ये संघ की शाखा में लोगों को बताया जा रहा है। संघ के जो लोग हैं वो परिवारों में जाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तीसरा है आपका ये जो पर्यावरण गतिविधि का जो वो है, उसमें अब क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज लोग बोलते हैं, वो जो पर्यावरण है वो दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि आने वाला समय इसकी वजह से ही तय होगा कि आपकी खेती कैसी होगी, आप रहेंगे कितना, जिएंगे कितना। तो ये जो विषय है वो अब लोगों के बीच में संघ जाता है, बताता है कि आपको पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी है, आपको पेड़ लगाना है, आपको मिनिमम पानी का उपयोग करना है। तो संघ जो है इस तरह से जो बेसिक इश्यूज़ हैं उन पर लोगों से बात करता है, उनके कर्तव्यों का ध्यान दिलाता है कि आपके कर्तव्य क्या हैं। अधिकारों की बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन संघ ही ऐसा संगठन है जो आपको कर्तव्यों की बात बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको अगर आपकी रेड लाइट आती है तो आपको रुकना चाहिए। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन अगर उसके लोग आके आपको बताते हैं तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण में 1925 से लेकर आज तक संघ ने कितना बड़ा योगदान दिया। और यही वजह है कि इतने राज्यों में इतने सारे मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक जो संघ में रहे हैं वो आज इतने बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं। जी। तो लेकिन अब जैसा कि आपने बीते 100 साल के बारे में बताया कि एक बड़ा माइलस्टोन क्रिएट किया है पूरा संघ ने, हर जगह चर्चा भी हो रही है, उसके कामों की भी चर्चा हो रही है तमाम तरह के। अगर साल भर अभी तक जो 2 अक्टूबर को ये शताब्दी वर्ष शुरू हुआ, उसके बाद से अगर गतिविधियां देखी जाए तो जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अभी बात हुई कि 20 घंटे का समय खुद सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने 4 महानगरों में दिया। तमाम जैसे मुंबई का तो जो कार्यक्रम हुआ था काफ़ी चर्चा में भी रहा। बड़े बड़े फिल्म स्टार और तमाम समाज के लोग, उद्योगपति सभी उसमें नज़र आ रहे थे। तो ये कहा जाए कि जो ये पूरा परिवर्तन है जो संघ लाना चाहता है, अब क्या समझते हैं कि 100 वर्ष बीतने के बाद अब आगे क्या? देखिए, 100 वर्षों में जहाँ तक अभी तक संघ पहुँचा है, अब ये परिवारों में तो चला गया है, लेकिन अब जो बड़ी चुनौती वो है कि ये जो यंग जनरेशन जो आ रही है, इसको कैसे भारतीयता में समेट कर रखना। और इसीलिए ही ये जो कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम है, इसीलिए ही लिया गया है। आज जो बच्चे हैं वो परिवार की बात नहीं मान रहे हैं, अलग जा रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग हो गया है। जनजी जिसको बोलते हैं वो बहुत विरोधी स्वभाव का हो गया है। वो क्या काम कर रहा है, क्या देश समाज के विरुद्ध तो नहीं जा रहा है। इसीलिए कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम संघ ने अपने हाथ में लिया है, ताकि परिवारों को बनाए रख सकें, एक साथ रख सकें। और जब परिवार एक साथ रहेंगे तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी उनका जो विकास है वो भी बेहतर होगा, परिवार के हिसाब से होगा, देश के हिसाब से होगा और समाज के हिसाब से होगा। आज समाज में बच्चे या युवा जिस तरह से काम कर रहे हैं वो एक बड़ी खतरे की घंटी है। आपका प्रोडक्शन जो है आने वाले समय में वो प्रभावित हो सकता है, आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो सकता है और बहुत पूरा देश आगे कहाँ जाएगा ये युवा जनरेशन ने ही तय करना है। इसीलिए इस युवा जनरेशन पर पूरा फोकस है संघ का कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम के जरिए। दूसरा एक जैसे कि पंच परिवर्तन में जो बात हुई, एक सामाजिक समरसता के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो अब अगर जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखी, एक नई गतिविधि के तौर पर निकल करके संघ आया। जैसे जो बात हुई गोविंद जी ने जो बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि
केरल में उन्होंने तकरीबन 55,000 घरों में संपर्क किया और क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी गए, मुस्लिम कम्युनिटी में भी गए। तो ये संघ की कार्यविधि को अब कैसे दिखा रहा है, क्योंकि पहले इस तरह के कदम संघ की तरफ से देखने को ना के बराबर मिलते थे। देखिए, जब संघ शुरू हुआ था तो मैंने जैसा कि पहले कहा कि एज अ उनका फोकस, प्राइम फोकस हिंदू था, लेकिन अब उनका प्राइम फोकस भारत है। ये जो परिवर्तन हुआ है ये खाली सिर्फ सामाजिक समरसता जो उन्होंने लिया है, खाली वो कुछ लोग कुछ जगह जाकर नहीं हो रहा है। वो जितने भी अभी पूरे देश भर में हिंदू सम्मेलन हुए हैं उसमें सभी धर्मों के लोग आमंत्रित थे। मतलब संघ ने जो एक बड़ा जो बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि आप पूजा पद्धति आपकी कोई भी हो, आप चाहे मस्जिद जाते हो या आप गिरजाघर जाते हो या कहीं भी जाते हो, लेकिन आपका जो बेसिक नेचर है, बेसिक डीएनए है, वो यहीं का है, भारत का है। तो आप जो है इसी हिंदुस्तान के ही हैं। इसीलिए जो हिंदू सम्मेलन है उसका जाति धर्म से संबंध नहीं है, उसका संबंध इस देश से है। इसीलिए पूरे देश भर में जो हिंदू सम्मेलन हुए हैं उसमें ये सभी लोग आमंत्रित थे। और सामाजिक समरसता की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि देश तो सभी लोगों का है और सभी लोगों का होने का मतलब ये है कि सभी को इस देश को अपना मानना चाहिए और उसी हिसाब से काम करना चाहिए। ये जो संदेश है वही पूरे देश भर में आगे संघ अपनी शाखाओं के ज़रिए से, अपने समन्वय कार्यक्रमों के ज़रिए से, अपने संपर्क अभियान के ज़रिए से आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अगर चर्चा की बात की जाए, संघ की अगर सबसे ज़्यादा बात होती है जी, हालांकि संघ की बात करें तो अलग अलग जगहों पर बड़े ही बेहतरीन काम हो रहे हैं, जैसे वनवासी कल्याण आश्रम हो गया, एकल विद्यालय हो गए। संघ ही नहीं, संघ के स्वयं सेवक जो अब संघ के साथ नहीं जुड़े हैं वो भी अपनी अपनी क्षेत्रों में बड़ा ही अच्छे काम कर रहे हैं। उनके कामों की बजाय जो सबसे ज़्यादा संघ की चर्चा होती है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 1980 में एकमात्र पार्टी थी। उसके पहले जनसंघ ज़रूर संघ का पॉलिटिकल विंग रहा, लेकिन वो राजनीतिक कामयाबी उसे नहीं मिली जो भारतीय जनता पार्टी को मिली जी। तो उसके परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं, क्या चर्चा हो रही होगी? क्योंकि BL संतोष जो संगठन महामंत्री हैं वो भी यहाँ पर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी नए युवा हैं नितिन नवीन वो भी हैं, और जो सबसे बड़ी बात हुई पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए कि पिछले बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में तकरीबन 1 से 1.5 साल का समय लग गया जी, जो कि आमतौर पे माना नहीं जाता। अगर आप मोहन भागवत जी की बात करेंगे तो उन्होंने एक बार इस पर तंज भी कसा था कि वो अभी तक तो चुन नहीं पाया, अगर हमें चुनना होता तो कब का हो गया होता। तो अब आपको क्या लगता है कि देखिए एक चीज़ तो परिवर्तन हुआ कि बीजेपी के ऊपर कहीं संघ का दबाव कहिए या नैतिकता कहिए कि एक तो युवा को लेकर के आया जाए और दूसरा एक ऐसे तबके को छुआ जाए जो राजनीति में अभी नया है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। आमतौर पे जैसे आप बात करेंगे तो बड़े बड़े नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके चल रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है राजनीति के मठाधीश थे। सभी का नाम था जिन्होंने कई राज्यों में सरकारें बनाई हैं, लेकिन उसकी बजाय नितिन नवीन को चुना गया। क्या मानते हैं कि ये सिर्फ संघ का प्रभाव है या कुछ और देखते हैं इसको? देखिए, संघ की जो नीति है वो राजनीतिक तौर पे संगठन जो है वो अपने फैसले खुद लेता है। वो एक ब्रॉड डायरेक्शन देते हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अध्यक्ष चुनने की बात है, उनकी रोज़ की जो पॉलिसीज़ है उसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं होता। और क्योंकि ये प्रतिनिधि सभा की बैठक है और आनुवंशिक संगठन होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष और महामंत्री है वो इसमें अपेक्षित है, जैसा कि बाकी सभी संगठनों के यहाँ पर अपेक्षित हैं। ऐसे ही भाजपा से भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आए हैं और जो संगठन मंत्री हैं BL संतोष जी वो भी आए हैं। लेकिन जहाँ तक ये है कि अब एक 45 साल के युवा व्यक्ति जो है नितिन नवीन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, तो ये एक बड़ा दाव है। क्या जिस तरह से बदलाव हो रहा है, आपने बांग्लादेश में परिवर्तन देखा, युवाओं ने परिवर्तन किया, आपने नेपाल में परिवर्तन देखा, सत्ता परिवर्तन युवाओं ने किया। तो ऐसे में अगर हम युवाओं को आगे नहीं लेकर आएंगे, भाजपा की ये सोच है
युवाओं को आगे नहीं लेके आएंगे, नए नेताओं को जनरेट नहीं करेंगे, उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे पार्टी की हालत भी वो हो सकती है जो आज कांग्रेस की है। तो इसीलिए जो नया जो हमारे नेता हैं, नए जो अभी संघर्ष कर रहे राजनीति में, उनको कुछ स्थान दिलाना है ताकि वो पॉलिटिकल और समाज के तौर पे कुछ योगदान दे सके। लिहाजा उनको लेकर आए हैं और संघ में भी इस बात को लेकर अच्छा ही मैसेज गया है कि एक तरीके से यंग लोगों के हाथ में बागडोर दी है, और जिससे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो यंग लोग हैं वो आपको भाजपा में ज़्यादा संख्या में दिखाई दें और सरकार में भी दिखाई दें। दूसरा, लेकिन एक पॉलिटिकल मैसेज तो, क्योंकि संगठन मंत्री यहाँ पर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर हैं बीजेपी का, तमाम अनुसांगिक संगठन हैं यहाँ पर, और प्रमुख के नाते, संघ प्रमुख के नाते मोहन भागवत जी यहाँ पर हैं, तो क्या ऐसा कोई ना कोई मैसेजिंग तो होगा। अब जैसा कहा जा रहा है कि संघ के ही लोगों से ये कहा जाता है कि ये सालाना बैठक है जिसमें रिपोर्ट ली जाती है, लोग बताते हैं अपने बारे में कि हमने समाज में क्या क्या काम किया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बैठे हैं तो वो भी बता रहे होंगे, और क्योंकि मेन चेयर पे संघ प्रमुख है तो वो भी कोई ना कोई अपना मन तो रखेंगे ही ना। जैसे कहा जाता है संघ निर्देश नहीं देता, अपनी इच्छा बताता है, तो क्या इच्छा बताएंगे। देखिए, क्योंकि इस समय बड़ा टिपिकल टाइम है अगर राजनीति के तौर पे भी देखा जाए। हालांकि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद सभी चुनाव लगभग जीते हैं, लेकिन जो चुनाव आ रहे हैं उसी में बीजेपी की प्रमुख टेस्टिंग होनी है, चाहे पंजाब हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो आने वाले टाइम में, साउथ के, हाँ, तमिलनाडु। तो क्या लग रहा है आपको, क्या संदेश होगा। देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल है कि वहाँ पर अंदर बैठ के कोई क्या, वो भी सरसंघ चालक मोहन भागवत जी क्या कहेंगे, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। हम लोग तो बाहर से देखा है, बहुत सुना है उनको, बहुत उनके बारे में पढ़ा है, बहुत कार्यशैली देखी है, लेकिन क्या कहेंगे ये बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन जो अभी तक प्रतिनिधि सभा का जो भी पुराना अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो बीजेपी उसमें आके ये बताती है कि हमने कितने राज्यों में चुनाव लड़े, कितनी सरकारें बनाई, कितने नए कार्यकर्ता जोड़े, जो कि संघ आमतौर पर ये प्रतिनिधि सभा में यही होता है, कितने कार्यकर्ता जोड़े, कौन कौन क्या कर रहा है, ये सब पूरी जानकारी पूरी देता है। और जो बड़े उद्देश्य हैं संघ के, उसमें उनका क्या योगदान रहा, आने वाले समय में किसको क्या काम मिलेगा, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी चूँकि अभी सत्ता में भी है, कई राज्यों के साथ साथ केंद्र की सत्ता में भी है, लिहाजा उनको ज़्यादा समय और ज़्यादा डायरेक्शन मिल सकते हैं, क्योंकि जो पंच परिवर्तन है वो कोर एरिया है। तो पंच परिवर्तन में सामाजिक समरसता में जो मुद्दे हैं, जो भी समाज में मुद्दे हैं और जिनको सरकार कुछ हल कर सकती है, चाहे वो कॉमन सिविल कोड हो, चाहे वो अभी ये जो रिजर्वेशन के मुद्दे हों, चाहे और भी जो मुद्दे हैं, उनको कैसे सामाजिक समरसता के साथ जोड़ा जा सकता है, सरकार उसमें क्या योगदान कर सकती है, वो ज़रूर बात होगी। बड़ा मुद्दा है, रोज़गार का मुद्दा है, उस रोज़गार के मुद्दे में सरकार क्या काम कर सकती है। बड़ा मुद्दा है जो सुरक्षा का मुद्दा है। बहुत जगह हमारे जैसे पश्चिम बंगाल में बहुत जगह जो चेंजेस हो रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, उसको कैसे हल किया जा सकता है। बहुत जगह अगर किसी कम्युनिटी विशेष के ऊपर अत्याचार हो रहा है और वहाँ पे भाजपा की सरकारें हैं या भाजपा कुछ कर सकती है, तो वो कैसे हल कर सकती है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, और जो यहाँ चर्चा होगी वो आने वाले समय में सरकार उस पर एक्शन करते हुए भी दिख सकती है। एक चीज़ है, पूछूंगा मैं, क्या संघ जो है 100 साल के बाद आप उसको और ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव देख पाएंगे? क्या इस पे भी चर्चा हो सकती है? क्योंकि ये माना जाता है कि शायद संघ को जो है अब और एक्टिव होना चाहिए पॉलिटिक्स में, जो अभी तक बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता था। नहीं, संघ का पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। संघ का पॉलिटिक्स से ये बड़ा ही भ्रम की स्थिति है कि संघ पॉलिटिक्स में एक्टिव है या एक्टिव था या एक्टिव होगा। संघ का पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। संघ एक स्वयंसेवकों का मिलाया हुआ संगठन है, जिनके कुछ उन्होंने और उनका सबसे बड़ा एक ही काम है लोगों के बीच में जाके उनसे संपर्क करना, उनको देश, समाज, राष्ट्र के बारे में बताना और उनके साथ कुछ गतिविधि करना। उसमें एक संगठन भाजपा भी है। भाजपा अपना काम अपने आप करती है,
सिर्फ चूंकि अनुवांशिक संगठन है इसलिए कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस उनको जो ये प्रतिनिधि सभा के जरिए से दिए जाते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा मंच है संघ का जिसमें फैसले होते हैं या जिसमें चर्चाएं होती है। तो उसमें स्पेसिफिक चीज़ें कुछ भी है वो चर्चा करते हैं, जो बाकी संगठनों से उनको इनपुट्स आते हैं उस पर चर्चा करते हैं, और अगर उसमें समाज में कुछ सुधार लाने के लिए सरकार कोई काम कर सकती है तो उनको उसके बारे में बताया जाता है कि ये काम हो सकता है। अब वो अंतिम फैसला तो भाजपा उसको सरकार तक कैसे पहुंचाती है, वो उस पर कुछ होता है कि नहीं होता है, ये सब बाद की बातें हैं। लेकिन पॉलिटिकल तौर पे संघ एक्टिव होगा नहीं होगा इस बारे में कोई सोचने का विचार ही नहीं है। संघ जो है उनका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा एक चीज़ है कि अब संघ की ही बात करें तो आगे जो है बड़ी चुनौतियां नज़र आती हैं जी संघ को लेकर के जी कि जैसे धर्मांतरण हो गया, लव जिहाद हो गया, इस तरह के मामले अब आम तौर पे सुनने को मिल रहे हैं। जी पहले इतना बहुत सुनने को नहीं मिलता था, कई मीडिया भी जागरूक पब्लिक को नहीं करती थी। पहले एक जगह वो भी होता था कि हम विशेष समुदाय अखबार में भी लिख देते थे, बिल्कुल, इस वजह बिल्कुल। से भी जो है कई घटनाएं नज़र नहीं आ पाती थी। जी तो अब जो है कि जिस तरह की घटनाएं, जैसे मौजूदा घटना की बात करें, उत्तम नगर की घटना हुई दिल्ली में, जिसमें कि मुस्लिम समाज के ऊपर होली का एक छींटा चला गया, तो उससे नाराज़ होकर के एक युवक की हत्या कर दी उसने। तो इस तरह की घटनाएं अब आप कहीं भी देखिए बहुत सुनने को मिल रहा है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको लेकर के भी संघ को कोई चर्चा विमर्श या आगे इसको किस तरह डील किया जाए, क्योंकि संघ ये ज़रूर बात करता है कि समाज में समरसता रहे, लेकिन हिंदू समाज में अब इस तरह की घटनाएं, हिंदू समाज इस तरह की प्रताड़ना जो झेलने की बात कर रहे हैं, कर रही है, वो तो अब आम देखने को मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जो विश्व हिंदू परिषद है वो ये विषय देखते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने कुछ समय पहले कहा भी था कि धर्मांतरण जिस देश में जिस जगह हो रहा है वो उसको लेकर वहाँ पर काम करते हैं, और अगर कहीं हिंदू प्रताड़ित हो रहा है और हिंदुओं के खिलाफ कुछ काम हो रहा है तो उस पर भी वो एक्शन लेते हैं, वहाँ पे लोगों को जागरूक करते हैं समाज में, और समरसता के लिहाज से वो दूसरे पक्ष से भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसको एक तरफा ही डील करते हैं। जैसा कि तरुण के मामले में हुआ, उनकी सिर्फ हत्या इसलिए हो गई क्योंकि त्यौहार पर होली का रंग दूसरे समुदाय के ऊपर पड़ गया, मुस्लिम समुदाय के ऊपर पड़ गया। तो ये जो इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी तो है ही पूरे समाज में, खासकर हिंदू समाज में, क्योंकि लगातार ऐसा होता आता रहा है कि मुस्लिम समाज कई मामलों को लेकर ओवर एग्रेसिव हो जाता है। कुछ लोगों के द्वारा भड़काए जाने के बाद वो भड़क जाता है और हमले कर देता है, चाहे वो दिल्ली दंगे हुए हों, चाहे वो भारत तेरे टुकड़े हज़ार वाले नारे लगे हों, या और भी जो भी मामले हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हिंदू प्रताड़ना के हज़ारों मामले सामने आए हों, चाहे रेप्स के मामले सामने आए हों, चाहे हत्याओं के मामले सामने आए हों, या चाहे आदिवासी इलाकों में कन्वर्जन जो हो रहा है उसके मामले सामने आए हों। ये सब मामले काफ़ी गंभीर मामले हैं, क्योंकि इन मामलों में सिर्फ ये नहीं है कि धर्म का परिवर्तन हो रहा है, इसमें थॉट का भी परिवर्तन हो रहा है। ये जो आपका विचार बदलता है, आप एक विचार से दूसरे विचार में जाते हैं, तो उसमें आपका देश जो है और राष्ट्र जो है और समाज जो है वो छूट जाता है। आप नए समाज में चले गए अचानक, तो जिस समाज में आप पीढ़ियों से रह रहे हो, तो क्या आप उसे एक झटके में छोड़ सकते हैं? आप नहीं छोड़ सकते। तो कई बार ऐसे होता है कि उस समाज को छोड़ने के चक्कर में आपका जो ओरिजिनल समाज है, जिसमें आपने हज़ारों साल बिताए, उसको आपको गलत बताना पड़ता है। ये दबाव आ जाता है। आप मान लीजिए आज मैं हिंदू हूँ, कल मैं क्रिश्चियन बन गया, तो मेरे अंदर ये दबाव होगा कि मैं क्रिश्चियंस को अच्छा बताऊँ और हिंदुओं को गलत बताऊँ। तो ये जो दबाव है, इस दबाव की वजह से भी आप अगेंस्ट दी कंट्री, अगेंस्ट दी योर जो जड़ें हैं उनके खिलाफ हो जाते हो आप। यही बदलाव जो है संघ इसलिए इस बात की बात करता है कि जो धर्मांतरण है वो आपको देश से, समाज से अलग कर देता है, उनके नेगेटिव कर देता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए सामाजिक समरसता में ये भी है कि जो जिस धर्म में है उसी धर्म में उसी पूजा पद्धति का पालन करे और अच्छे से करे और देश को प्यार करे और समाज को आगे बढ़ाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। इतनी जानकारी संघ के इस प्रतिनिधि सभा की बैठक को लेकर के आपने दी।
तो आगे ये 3 दिनों तक ये बैठक चलनी है इसी माधव सृष्टि भवन में 13, 14 और 15 को। लेकिन क्या कुछ इस पूरे बैठक में हुआ और क्या निर्णय लिए गए, ये 15 तारीख को बाकायदे सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी बाकायदे प्रेस ब्रीफिंग करके तमाम पत्रकारों को बताएंगे। इसके बाद हम भी उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तब तक सुदर्शन न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, समालखा।